गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए अब हम रीड करते हैं हमारे चैप्टर सेकंड का पेज नंबर 19 से लेकर 22 तक। इन पेजेस पर हम पढ़ेंगे किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ब्रिटिशर्स ने, स्पेशली जो जस्टिस एरेना में, यानी कि जस्टिस के क्षेत्र में जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कोलकाता में इस्टेब्लिश की गई थी। गवर्नर जनरल जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसने काफ़ी सारे काम किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये आपको याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था इसको, और इसका मेन मोटिव क्या था इसको स्टार्ट करने के पीछे। द फाइनल वेव ऑफ annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856। जो फाइनल वेव थी अनेक्सेशंस होता है जीतने की जो वेव थी, जो इंडियन टेरिटरीज़ को वो अपने कंट्रोल में करते आ रहे थे लॉर्ड डलहौजी के अंडर में। जो गवर्नर जनरल था इंडिया का 1848 से लेकर 1856 तक, ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी, डिवाइज होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ को, ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई इंडियन रूलर है, अगर वो उसके कोई लड़का नहीं होता है, तो उसका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा, वो कंपनी के अंडर में आ जाएगा, वो कंपनी टेरिटरी के कंट्रोल में आ जाएगा, वो उसका पार्ट बन जाएगा। यानी लड़का होना ज़रूरी है राजा को, लड़के की कोई उसको उसका उत्तराधिकारी या हेयर नहीं माना जाता था। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। और इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट उठाकर ब्रिटिशर्स ने या कंपनी ने काफ़ी टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में किया, जैसे सतारा महाराष्ट्र में 1848, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, महाराष्ट्र झांसी 1854। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। 1856 में अवध को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट, और इस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने एक आर्ग्यूमेंट और जोड़ा इसके अंदर। दे सेड दे वर ओब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। उन्होंने कहा कि नवाब की जो गवर्नमेंट है वो अच्छी नहीं है, इसलिए लोगों को उनसे फ्री करने के लिए, नवाब की गवर्नमेंट जो मिस गवर्नमेंट है उससे फ्री करने के लिए हम अवध को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे, और इस तरह से एनरेज्ड होता गुस्से में भर गए थे। जो ह्यूमिलिएटिंग वे था, जो ब्रिटिशर्स ने जो गलत काम किया था, जिस तरीके से विच द नवाब वाज डिपोज्ड, द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंड द ग्रेट रिवोल्ट। और जो पीपल थे अवध के, उन्होंने एक ग्रेट रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया, दैट ब्रोक आउट इन 1857, जिसके बारे में आपको पता है। जो 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, उसमें अवध के लोग जुड़ गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब हम बात करेंगे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। इसके बारे में जो टाइम दिया गया है, जो ड्यूरेशन, जो टेन्योर दी गई है वॉरेन हेस्टिंग्स की, ये आपको याद रखनी है। वॉज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी पावर को एक्सपेंड करने के मामले में। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। अब ये कहते हैं कि इसके टाइम में सिर्फ बंगाल में ही पावरफुल नहीं हुई कंपनी, बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी कंपनी को पावर मिली। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उसको 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, जिन्हें प्रेसिडेंसीज बोला जाता था, जो थी बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, और हर एक प्रेसिडेंसी पर एक गवर्नर होता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, और जो सुप्रीम हेड होता था वो पूरे इंडिया का जो गवर्नर जनरल होता था वो होता था।
जो बंगाल में बैठता था उस टाइम में। वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस। अब गवर्नर जनरल जो था, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव में काफ़ी रिफॉर्म्स किए, खासकर जस्टिस के जो स्फेयर था, यानी कि जो कोर्ट्स थी उनमें। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड। 1772 से एक नया सिस्टम जस्टिस का जो है उसे इस्टेब्लिश किया गया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स थी, अ क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत एंड अ सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। अब मौलवी होते थे और जो हिंदू होते थे वो इंटरप्रेट करते थे इंडियन लॉज को। इंटरप्रेट मीन एक्सप्लेन करते थे, किसके सामने? यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के सामने, जो सिविल कोर्ट्स के ऊपर बैठे होते थे, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। वो सारे के सारे जो हिंदू और जो मुस्लिम्स के जो लॉज हैं, इंडियन लॉज हैं, वो उनको अच्छे से समझ पाएँ। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी एंड अ मुफ्ती, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो अब भी काजी और मुफ्ती के अंडर में थी, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स, लेकिन कलेक्टर्स के सुपरविजन के अंडर वो काम करते थे। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretation of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र। अब अलग अलग पंडितों ने अलग अलग स्कूल जो धर्मशास्त्र के थे वहाँ से अलग अलग उन्होंने सीखा था, तो वो जो इंटरप्रेट कर रहे थे, वो जो एक्सप्लेन कर रहे थे इंडियन लॉज को, तो उनमें काफ़ी डिफरेंस था। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, इन सभी को एक करने के लिए इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। 1775 में 11 पंडित्स को कहा गया कि आप पूरे के पूरे हिंदू लॉज को बनाइए, जितने भी हिंदू लॉज हैं उन सबको इकट्ठा होकर लिखिए। एन बी हेलहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और एन बी हेलहेड जो था उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बाय 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस, और इसी तरह से 1788 में अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज लाया गया, जिसे कंपाइल किया गया ताकि यूरोपियन जजेस को बेनिफिट मिल सके, वो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन दे सके। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वॉज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता। अब 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता के अंदर, और वहाँ पर एक अपील की अदालत, अ कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ पर अपील कर सकते थे, द सदर निजामत अदालत, वो भी कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, और जो मेन जो रोल था इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में वो था कलेक्टर का। एज द टाइटल सजेस्ट, हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। और इस तरह से उसका मेन काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगाज की हेल्प से। हिज ऑफिस द कलेक्टोरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टीडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। और इस तरह से जो उसका ऑफिस, जिसे कलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता था, वो एक नया सेंटर बन गया था पावर का और पैट्रोनेज का। पैट्रोनेज मीन्स संरक्षण करता, जो किसी की सुरक्षा करता हो, और बड़ी तेज़ी से वो रिप्लेस किया उसने, जो पुरानी जो प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी थे उसकी जगह उसको रिप्लेस किया गया। मीन्स अब नया सेंटर पावर का जो था वो कलेक्टोरेट ऑफिस था। तो अभी तक आपने इसके अंदर पढ़ा कि किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ज़रिए इंडियन टेरिटरीज़ को कंपनी अपने कंट्रोल में कर रही थी, जिन इंडियन रूलर्स के कोई मेल हेयर नहीं होता था, यानी कोई लड़का नहीं होता था। और आपने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में फौजदारी अदालत होती थी, दीवानी अदालत होती थी, और कब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में वो इस्टेब्लिश की गई, और ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडियन लॉज को समझा कि उन्होंने मौलवीज़ की हेल्प ली या ब्राह्मण की हेल्प ली, इस तरह से। और फिर आपने कलेक्टर का जो मेन वर्क है कलेक्टर का कि क्या होता था, इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में मेन रोल किसका होता था, प्रोमिनेंट जो ऑफिशियल वो कौन था, तो कलेक्टर के बारे में आपने पढ़ा कि उसका मेन जो वर्क था वो क्या होता था, और वो एक नया सेंटर बन गया था पावर का।